हिंदू राष्ट्र की कल्पना तो आनी ही नहीं चाहिए। और जिस दिन हिंदू राष्ट्र की बात आ जाएगी उस दिन हम समझते हैं कि हम लोगों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। जब शासक शासन करने में, गुड डिलीवर करने में फेल हो जाता है, तब वो हथकंडा लेता है धर्म का। आज वही हो रहा है। उससे भी एक खतरनाक ट्रेंड चल गया है और वो है जातिवाद, कास्टिज्म। तो मैं तो समझता हूं कि हिंदुत्व तो खतरनाक है ही है, हिंदुत्व के साथ जो कास्टिज्म भी आया है, जातीयता भी आई है, ये भी कोई कम खतरनाक नहीं है। इसलिए हम लोगों को नदी के दो तीर होते हैं, दो किनारे होते हैं। अगर हमको चलना है तो दोनों किनारा को देखना होगा। एक तरफ हिंदुत्व हमारे लिए खतरा है तो उससे कम खतरनाक कास्टिज्म नहीं है। हमको चुनना होगा। कास्टिज्म हम समझते हैं मोर डेंजरस देन हिंदुइज्म। डेमोक्रेसी मूर्खों का राज होता है। जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो कुछ नहीं जानता है और उसके हाथ में शासन है, शासन आता है। और जो पढ़ा लिखा है, हर तरह से काबिल है, उसको मौका नहीं मिलता क्योंकि उसको वोट से कोई चुनता नहीं है। वो तो किसी मर्जी से कहीं कोई बन सकता है या बन जाता है। आज कहा जाता है, आज कहा ना कि 8 बार हम विधायक हुए। हम स्पष्ट करना चाहते हैं ऑनरेबल जस्टिस साहब कि अगर 2012 तक हम मुखर होकर के अगर बोलते, आवाज मैं कहता हूं कि शेड्यूल कास्ट के लोग, शेड्यूल ट्राइब्स के लोग अगर मुखर होकर के बोलता है तो 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म से ज्यादा विधायक नहीं बन सकता है। या तो उसकी हत्या हो जाती है और नहीं तो उसको इलिमिनेट कर देते हैं, जानबूझ करके हरा देते हैं। कि हम हिंदू धर्म में जन्म लिया है, मेरा बस की बात तो नहीं थी, लेकिन मैं उस धर्म में नहीं मरूंगा। बुद्धम शरणम गच्छामि। हम लोग की आवाज को पत्रकार मित्र होंगे अन्यथा नहीं लेंगे। इनकी क्या बात है, तो रिपोर्टिंग करते होंगे, लेकिन वहां बैठे हुए हैं, वो हमारी बातों को स्क्रूटनाइज कर देते हैं, हमारी बात को आने नहीं देते हैं। शिक्षा शेरनी का दूध है, जो दूध पिएगा वो दहाड़ेगा। तो हम पीते ही नहीं है तो दहाड़ेंगे कहां से? यही स्थिति हमारी है। हमको पीने नहीं दे रहा है दूध शेरनी का। ये बात सही है कि धर्म का अर्थ ही दूसरा लगा रहे हैं आजकल लोग। धर्म नहीं है कि हम राम को माने, कृष्ण को माने, अल्लाह कहें या ईश्वर कहें या गॉड कहें। ये धर्म नहीं है मेरे समझ से। धर्म का मतलब होता है जो हम आचरण में धारण करते हैं और काम करते हैं, उसी को धर्म कहा जाता है। वैसे मैं कायल नहीं हूं, उन ग्रंथों का मुझे अध्ययन नहीं है, लेकिन कुछ अच्छी अच्छी बातें कभी आई है। अभी एक चर्चा हुई कि शूद्र गंवार ढोल पशुनारी ये सब ताड़न के अधिकारी, इस पर बातें आई और कहाँ कहाँ संगोष्ठी हुई। तो उसी प्रकार से वहीं का एक उदाहरण हम देना चाहते हैं धर्म के संबंध में कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अगमाई। माने दूसरों को पीड़ा देने से बढ़कर के पाप नहीं है दुनिया में, और दूसरों की भलाई करने से बड़ा धर्म नहीं है। अली अनवर साहब हैं और सब लोग हैं, हम सीखकर देखा है, सुना है, बाइबिल में भी इसकी घटने चर्चा है कि गॉड उन्हीं को प्यार करते हैं जो गॉड के द्वारा बनाए हुए चीज़ों को प्यार करते हैं। तो धर्म वो है, धर्म है कि हम सबसे प्यार करें, सबसे मोहब्बत करें,
किसी को दुख नहीं दें, यही सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन आज धर्म का अर्थ हो जाता है, भले काल्पनिक हो, हम कहते हैं कि काल्पनिक है तो बहुत बवाल होता है, लेकिन जब और दूसरे महामना उसको करते हैं, राहुल संस्कृत्यायन हो, लोकमान्य तिलक हो, या जवाहरलाल डिस्कवरी ऑफ इंडिया में बात कहने का काम किया हो, कि जिसके नाम पर आज इतनी बातें हो रही है वो सब काल्पनिक है, उसमें रियलिटी नहीं है, लेकिन उसी के नाम पर सारे हम लोग चल रहे हैं। तो कहने का मतलब, वो धर्म तो वहाँ जहाँ हमको लिए जा रहा है वो तो घातक मेरे लिए, समाज के लिए, देश के लिए है ही है, इसमें कहीं कोई दुमत नहीं है। और उस आधार पर अगर राष्ट्र का निर्माण होता है, राज्य का निर्माण होता है, तो स्वाभाविक है कि शेष लोग कहाँ जाएंगे। और यदि एक ही डंडा से सबको हाँकने की जरूरत आ जाए तो हम क्या कर सकते हैं उसको। भले वो कर सकते हैं कोई राष्ट्र हो, हिंदू राष्ट्र हो चाहे जौन राष्ट्र हो, लेकिन हम तो कर सकते हैं कि वो अन्याय का राज होगा, अन्याय का राष्ट्र होगा, जो एक ही डंडा से एक ही समान सबको हाँकने का काम करे। तो इस नाम पर जो आज हिंदू रिपब्लिक की बात आती है, हम कह सकते हैं कि अकरम साहब ने हिम्मत किया है। आज लोग हिम्मत नहीं करते हैं, सबसे बड़ा कारण यही है। हम कहते हैं अपने को मूल निवासी कहते हैं, बहुजन कहते हैं, लेकिन आज मूल निवासियों का और बहुजन की स्थिति क्या बना के रखा गया है, इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। और बाबा अंबेडकर साहब ने ठीक ही कहा था कि जब शासक शासन करने में, गुड डिलीवर करने में फेल हो जाता है, तब वो हथकंडा लेता है धर्म का। आज वही हो रहा है कि हम जनता की उन आकांक्षाओं को, उन आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर धर्म का आड़ लेकर के लोगों को हम एक करना चाहते हैं और फिर राज करना चाहते हैं। तो ये तो एक पक्ष हुआ। हिंदू रिपब्लिक मेरे समझ से किसी भी सूरत में हम यहाँ के मूल निवासियों के लिए और हम यहाँ के गरीबों जो बहुजन लोग हैं उनके लिए उचित नहीं हो सकता है। लेकिन आज उससे भी एक खतरनाक ट्रेंड चल गया है। हो सकता है समस्त हिंदुस्तान में नहीं हो, लेकिन कम से कम उत्तरी भारत में तो जरूर हम देख रहे हैं, और वो है जातिवाद, कास्टिज्म। तो मैं तो समझता हूं कि हिंदुत्व तो खतरनाक है ही है, हिंदुत्व के साथ जो कास्टिज्म भी आया है, जातीयता भी आई है, ये भी कोई कम खतरनाक नहीं है। इसलिए हम लोगों को नदी के दो तीर होते हैं, दो किनारे होते हैं। अगर हमको चलना है तो दोनों किनारा को देखना होगा। एक तरफ हिंदुत्व हमारे लिए खतरा है, तो उससे कम खतरनाक कास्टिज्म नहीं है, जिसकी चर्चा हमारे शोधकर्ताओं ने किया। कास्टिज्म ये ब्राह्मणवाद के रूप में, वर्णाश्रम के रूप में। लोग कहते हैं कि वर्णाश्रम कर्म के आधार पर बांटा गया था, लेकिन आगे चलते चलते इसमें जातियों की बात आ गई और जातियों में भी उप जातियां आ गई और हर तरह से किसी को नीच दिखलाने का काम किया जा रहा है, तो उसी को हथकंडा बनाया गया है। और हम कह सकते हैं, खास करके हम बहुजन समाज के लोगों को कहना चाहते हैं, महिला वर्ग के लोगों को कहना चाहते हैं,
शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों को कहना चाहते हैं कि बाबा भीमराव अंबेडकर को पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए, सुनना चाहिए या उनके किए हुए कामों को अनुकरण करना चाहिए। क्या कहा था 1956 में उन्होंने कहा कि हम हिंदू धर्म में जन्म लिया है, मेरा बस की बात वो नहीं थी, लेकिन मैं उस धर्म में नहीं मरूंगा। क्यों? अपने समय का उतना बड़ा विद्वान, अब एक भाषा और एक विषय का विद्वान नहीं, अनेक भाषाओं और अनेक विषयों का विद्वान कहा हो कि जिस धर्म में मैंने जन्म लिया है उस धर्म में मैं नहीं मरना चाहता हूं। क्यों? आज एक प्रश्न है हम मनवादियों के लिए और हम दलितों के लिए, इसको भी जानना चाहिए। और जब हम उसको परखेंगे तो उन्होंने यही कहा था, हिम्मत हार गए थे, वो हारने वाले नहीं थे, लेकिन इस विषय पर उन्होंने अपने को हार मान ली और उन्होंने कहा कि हम अवसान लेंगे, यानी हमारी मृत्यु उस धर्म में नहीं होगी जिस धर्म में मैंने पैदा लिया है। तो आखिर उन्होंने क्या किया? बुद्धिज्म को अपनाया और बुद्धिज्म में ही वो अपनी जीवन लीला को समाप्त किया। तो इससे स्पष्ट है कि जब हम मनुवादी हैं, हम जब दलित हैं, तो फिर हम अपने आइकॉन जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब बता के गए, करके गए, उसके बारे में हम लोग क्यों नहीं सोचते हैं? और अगर हम वो सोचते हैं तो फिर हिंदू रिपब्लिक का नाम तो हम लोगों को लेने में शर्म आना चाहिए, लेने में हम लोगों को ले जाना चाहिए, लेकिन हम लोग आज ऐसा नहीं कर रहे हैं। आवश्यकता इसी बात की है कि यदि हम अंबेडकर को मानते हैं, हम सबसे बड़ा गॉड, सबसे बड़ा देवता, सबसे बड़ा गुरु हम अंबेडकर को मानते हैं और हर बहुजन लोग मानता है, हर दलित पिछड़ा वर्ग लोग मानता है, तब फिर उनकी बातों को क्यों नहीं हम याद करते हैं कि उन्होंने क्या कहा? तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि हिंदू राष्ट्र की कल्पना तो आनी ही नहीं चाहिए, और जिस दिन हिंदू राष्ट्र की बात आ जाएगी उस दिन हम समझते हैं कि हम लोगों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। और आज जब हम अपने को मूल निवासी कहते हैं, इस बृहद परिचर्चा में भी हम मेंशन करना चाहते हैं, तो बहुत लोगों को बुरा लगता है। लोग यही कहता है कि ये सेपरेटिस्ट एटीट्यूड इनका है, समाज को बांटने की बात करते हैं। जब हम अपनी बात, हम अपने स्वार्थ की बात करते हैं तो लोगों को लगता है कि हम बांटने की बात करते हैं। भैया, हम बांटने की बात नहीं करते हैं, हम अपने पेट की बात करते हैं, हम अपनी इच्छा की बात करते हैं। आखिर हमारा इज्जत कैसे बचेगा, हम कैसे आगे बढ़ सकेंगे, हम इसकी बात करते हैं, लेकिन कोई समझने को तैयार नहीं है। और यहीं पर हम पॉलिटिकल भाषण भी जब कहीं देते हैं तो विद्वजन आप लोग समझ लीजिए, मैं कह सकता हूँ 1000 भाषण अब दे लीजिए, 1000 परिचर्याएं कर लीजिए, लेकिन बाबा साहब का जो मूल मंत्र है, जो उन्होंने भगवान बुद्ध से ड्रा किया था कि बुद्धम शरणम गच्छामि, माने शिक्षा प्राप्त करो, शिक्षित हो, वही बात बाबा भीमराव अंबेडकर ने कहा था। और कहा था कि यदि सबको शिक्षा नहीं होगी, सबको समान शिक्षा नहीं होगी, राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी का संतान, सबको शिक्षा एक समान जब तक नहीं होगी, तब तक हम लोग 1000 भाषण देते रहें, हम गरीब हैं, गरीब बनते रहेंगे, अमीर है तो अमीर होते रहेंगे। तो हम यही कहना चाहते हैं कि हमारी लड़ाई, चाहे बौद्धिक लड़ाई हो या पॉलिटिकल लड़ाई हो, सबसे पहले ये होना चाहिए
कि हम कैसे शिक्षित बने। अभी आप लोगों ने भी इस बात की चर्चा की कि जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे कैसे हम अपने अधिकार को समझेंगे, कैसे हम अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे, कैसे हम अगल बगल अन्य समाज के लोगों को रक्षा कर सकेंगे यदि रक्षा करने का हमको अक्ल ही नहीं है। तो हर हमारे त्रासदी का एक ही कारण है कि हम शिक्षित नहीं हैं। और यहाँ पर एक शख्स साहब ने कहा, थोड़ा हम भूलते हैं भी, तो सही है कि जानबूझकर के हमको अशिक्षित बनाया गया है और अशिक्षित रखने का साजिश चल रही है, और जिसमें लोग कामयाब हो गए हैं। बाहर से लोग आए हैं, हम पर राज कर रहे हैं, और हम पर तभी तक राज करते रहेंगे जब तक हम उनके खिलाफ एक नहीं होंगे, और हम तभी खिलाफ एक होंगे जब तक कि हम शिक्षित नहीं होंगे। तो बड़े साजिश के तहत हम लोगों को शिक्षा से दूर रखा गया है। और हम तो कहते हैं मेरे भाइयों, मेरे विद्वान साथियों, कि क्या कारण है, कैसी सरकार है, कैसे राष्ट्र का निर्माण हम लोग ने किया है कि कोई अपने बच्चों को पढ़ाता है 50 लाख सालाना दे करके, और कोई अपना बच्चा सरकारी विद्यालय के मातहत रहता है जहां पढ़ाई नहीं होती है, और सरकारी विद्यालय पर ध्यान नहीं जाता है कि क्या हो रहा है वहाँ, इसलिए कि हमारे बच्चे, हमारे रिलेशन तो वहाँ न पढ़ रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, तो गरीब दलित बिगड़ रहे हैं, हमारे बच्चे तो पढ़ रहे हैं। तो ये साजिश करके हमको आज तक रखा गया है। और ये हिंदू रिपब्लिक में तो ये और बातें चढ़ करके बोलेगी, हम बोल भी नहीं सकते हैं। आज तो हम बोल रहे हैं, हम बोल भी नहीं सकते कि हमारी शिक्षा होनी चाहिए और हमको उचित शिक्षा दो और समान शिक्षा दो। तो हमारी लड़ाई, चाहे बौद्धिक लड़ाई हो, चाहे जैसे भी हो, बाबा अंबेडकर की बात, जो भगवान बुद्ध की भी बात है कि हमको पहले शिक्षित होने चाहिए, और जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे तब तक ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की बात जहाँ तक आती है, शायद हमको स्मरण है, हम माफ़ी चाहेंगे। एक बात की चर्चा हम सदा करते हैं कि शायद चर्चिल ने कहा था कि डेमोक्रेसी मूर्खों का राज होता है। मेरा कहने का मतलब ये है, रिपब्लिक डेमोक्रेसी और डेमोक्रेसी रिपब्लिक, इस चीज़ को भी समझने की ज़रूरत है कि कैसा डेमोक्रेसी होनी चाहिए। ठीक ही इन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी होना चाहिए तो रिपब्लिक होना चाहिए। आज क्या है, सही बात है, 44 साल से राजनीति में हम हैं, 44 ईयर्स से। असेंबली में 8 बार चुनाव जीत के हम आए हैं, और अभी असेंबली में शायद सबसे ज़्यादा समय का विधायक रहने का गौरव मिला है। इसीलिए अभी प्रोटेम स्पीकर के रूप में भी हम काम किया था। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि आज भी गरीबों को, जो अभी मताधिकार की चर्चा आपने किया, आपने ठीक किया। एक समय था आज़ादी के पहले, एक सर्टेन क्राइटेरिया था मतदाता बनने के लिए, और ठीक ही भाई साहब ने कहा कि 14% से ज़्यादा मतदाता नहीं थे। लेकिन आज हम लोग हो गए हैं, पहले 21 था, आज 18 साल हो गया है। लेकिन आज भी इस डेमोक्रेसी में भी कैसे हमको वंचित किया जा रहा है, वो किताबों में नहीं मिलेगा संतोष बाबू। वो अनुभव की बात मैं बताता हूँ। गांव में मैं रहता हूँ, मुख्यमंत्री थे तो भी मैं गांव में जाके रहता था, आज भी मैं अपने घर से आया हूँ। वहाँ होता है, इलेक्शन कमीशन बनाता है ये कानून कि 500 वोटर होंगे, वहाँ एक मतदान केंद्र होगा। शेड्यूल कास्ट मतदान केंद्र होगा,
उसको हम प्रोटेक्शन देंगे। ये तो कानून है बना हुआ, आप लोग भी जानते होंगे। लेकिन हम सच्चाई बोलते हैं कि आप चलिए, अनेकों उदाहरण हम देंगे वहां कि जहां 500 मतदाता शेड्यूल कास्ट के होते हैं, उसको 2 भाग या 3 भाग में बांट करके अटैच कर दिया जाता है दूसरे मतदान केंद्रों से, ताकि वो सेपरेट वोट नहीं कर सके। तो कैसी डेमोक्रेसी है ये? इसीलिए रिपब्लिक शब्द आप जोड़े हैं तो बड़ा अच्छा लगा हमको। ईश्वर भी जाना चाहिए। मतदाता सूची में भी देखिए कैसे बनती है मतदाता सूची, कि हमारे शेड्यूल कास्ट के लोग, मूल निवासी के लोग वयस्क हैं, हर अर्हता रखते हैं, लेकिन उनका नाम इसलिए नहीं होता है कि कहीं कोई कारण से माइग्रेट कर जाते हैं, कमाने चले जाते हैं, तो उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं होता है। और दूसरी तरफ जो गर्भ में है, माँ के पेट में है सर, उसका भी नाम वोटर लिस्ट में रहता है। तो यही कारण है कि जो 3% है वो कहते हैं कि 25% है, और जब हम 80% है तो हम चले आते हैं 14% में, हम चले आते हैं 15% में आ जाते हैं। तो ये भी डेमोक्रेसी का एक काला पन्ना है, चिट्ठा है, जिस पर भी आप विद्वान लोगों का ध्यान जाना चाहिए। हम लोग बोलते हैं, लेकिन वही है, हम लोग की आवाज़ को पत्रकार मित्र होंगे अन्यथा नहीं लेंगे। इनकी क्या बात है, तो रिपोर्टिंग करते होंगे, लेकिन वहाँ बैठे हुए हैं, वो हमारी बातों को स्क्रूटनाइज कर देते हैं, हमारी बात को आने नहीं देते हैं। तो इसीलिए आप लोगों की बातें कहीं होगी तो हम समझते हैं कि उसका असर पड़ सकता है। तो कहने का मतलब कि आज जो डेमोक्रेसी भी है वो रिपब्लिक डेमोक्रेसी के रूप में आज नहीं है, उसमें भी सुधार की आवश्यकता है। तब हम लोगों को सबको एक तरह का मतदान करने का या एक तरह की सहूलियत होगी। और उसका कारण नेट यही है कि हम अशिक्षित हैं, हम अशिक्षित हैं तो गरीब हैं, और इस नाम पर आज हम सताए जा रहे हैं और हमारा कहीं अस्तित्व नहीं है, जबकि हम बहुजन हैं, जबकि हमारी संख्या बहुत ज़्यादा है। आज हमको जात पात के नाम पर भी बांटा गया, धर्म के नाम पर तो आप ठीक ही कर रहे हैं, लेकिन जात के नाम पर भी बांटा जाता है। जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो कुछ नहीं जानता है, और उसके हाथ में शासन है, शासन आता है। और जो पढ़ा लिखा है, हर तरह से काबिल है, उसको मौका नहीं मिलता, क्योंकि उसको वोट से कोई चुनता नहीं है। वो तो किसी मर्जी से कहीं कोई बन सकता है या बन जाता है। आज कहा जाता है, आज कहा ना कि 8 बार हम विधायक हुए। हम स्पष्ट करना चाहते हैं ऑनरेबल जस्टिस साहब कि अगर 2012 तक हम मुखर होकर के अगर बोलते, आवाज में कहता हूं कि शेड्यूल कास्ट के लोग, शेड्यूल ट्राइब्स के लोग अगर मुखर होकर के बोलता है तो 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म से ज़्यादा विधायक नहीं बन सकता है। या तो उसकी हत्या हो जाती है और नहीं तो उसको इलिमिनेट कर देते हैं, जानबूझ करके हरा देते हैं। और ये बात अपनी बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये लोक नायक, जन नायक कर्पूरी ठाकुर की बात में बोल रहा हूँ। इंचार्ज मिनिस्टर सीतामढ़ी के थे, एक सर्किट हाउस में रहते थे, मौका मिला एक साथ रहने का। उन्होंने ही हमको अकल सिखलाया कि जीतन तुम बहुत प्रोमिसिंग आदमी हो, तुमको रहने नहीं देगा। एक अकल बताते हैं, देखो हम भी 8 बार विधायक हैं, हम एक बार क्षेत्र से 8 बार नहीं हुए हैं, हम कई एक बार क्षेत्र बदले हैं। सब कोशिश करता है कि बस अब तो हराइए देंगे, तो चट्टे दूसरा भी चल जाते थे। तो वही तुम करना, और ठीक वही किया। हम 5 कंस्टिट्यूएंसी से लड़े हैं, तब 8 बार चुनाव में जीते हैं। हम दूसरा बार से तीसरा बार हिम्मत किया फतेहपुर में, तो तीसरा बार हम हार गए 182 वोट से। आज भी लोग कहता है कि जितना काम आपने किया उतना कोई नहीं कर सकता, बट हार गए। तो यही चीज है। तो कैसे कहा जाए कि डेमोक्रेसी आज है, जिसको कि कहा जा सकता है कि हम उससे हैं। तो यहाँ पर भी हम लोगों को समझना चाहिए, अब इस ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए, अब इस ओर भी अवेयरनेस होना चाहिए। अब उसका एक ही चीज, मैं यही चीज बताता हूँ, और मेरी चीज नहीं है, वो अम्बेडकर साहब का कहना है कि भाई जब तक
शिक्षित नहीं होगा तब तक काम नहीं होगा। भाषण में लोग देते हैं सर, शायद आप लोग भी सुने होंगे कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो दूध पिएगा वो दहाड़ेगा। तो हम पीते ही नहीं है तो दहाड़ेंगे कहाँ से? यही स्थिति हमारी है, हमको पीने नहीं दे रहा है दूध शेरनी का, तो वही शेरनी का दूध हमको पिलाया जाए। इसके लिए बौद्धिक जागरण, बौद्धिक संग्राम होना चाहिए। और इसके अलावा तो बहुत सारी बातें हैं जिसकी चर्चा हम लोग एक और पॉलिटिकल चर्चा करते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल रिपब्लिक की बात कही जाती है कि 1932 में पूना पैक्ट आया था सर, और उस पूना पैक्ट में प्रस्ताव था डबल मतदाता सूची बनाने का, डबल फ्रेंचाइज। उसको महात्मा गांधी जी को लोग उस्का दिया कि इससे समाज में विभेद होगा। महात्मा का दिमाग था सरल दिमाग, समझ गए कि ठीक ही कहता है। अंबेडकर साहब को कहा गया कि दस्तखत करो। अंबेडकर साहब ने कहा कि नहीं, हम इस प्रस्ताव को काट करके हम दस्तखत नहीं करेंगे, यानी डबल मतदाता सूची रहे तभी दस्तखत करेंगे। अब वो लोग कहते थे कि डबल मतदाता सूची को हटा दो, मांग को, और दस्तखत करो, नहीं किए। तब उन्होंने क्या किया, भूख हड़ताल किया। शायद 15वां 16वां दिन हड़ताल उनकी चली। तो नाम नहीं लेना चाहते हैं, डर है हमको। कुछ नेताओं ने कहा कि महात्मा जी अंबेडकर, महात्मा जी मर जाएंगे तो देश में बवाल हो जाएगा। तब बाबा अंबेडकर ने पूना पैक्ट पर किया दस्तखत और लिखा है अपने जीवनी में कि पूना पैक्ट पर मैं दस्तखत कर रहा था तो मेरे आंख से आंसू गिर रहे थे। आज वही आंसू वास्तविकता है कि हम 8 बार कहा तो कि हमारे लोग जीतते हैं, कभी इस पॉकेट में हमको रखते हैं, कभी इस पॉकेट में लोग रखते हैं। वहाँ हमारा वोटर तो है नहीं, हमारा वोटर है, वोट देता है, लेकिन काम उसका नहीं होता है। जो नहीं वोट देता है या कम देता है वो सिर पर चढ़ करके काम करा लेता है और हम लोगों को करना पड़ता है। तो इसीलिए डबल मतदाता सूची भी आज बने। आज एमएलसी है ना यहाँ बिहार में, चाहे जहाँ जहाँ काउंसिल है, ग्रेजुएट हैं तो ग्रेजुएट ही कैंडिडेट होता है और ग्रेजुएट ही वोटर होता है। लोकल निकाय का आदमी जो होता है उसी तरह से होता है। तो उसी तरह से यहाँ भी होना चाहिए था। अगर कहते हैं लोग बाबा अंबेडकर नहीं होते, महाराष्ट्र से तो उनको चुनाव हरा दिया था लोग, तो वही बंगाल से मुस्लिम लीग के लोगों ने जिता करके भेजा, तो बाबा साहब का व्यक्तित्व ये हुआ। तो हमारा कहना है कि आज भी जब बाबा साहब के साथ ऐसा हुआ तो बाबा साहब के अनुयायी जो अंबेडकरवादी हैं उनके साथ आज यही हो रहा है। जो व्यक्तित्व निखारने की बात करेगा, 1 टर्म या 2 टर्म विधायक होकर के बनेगा, उसको जरूर सब मिलकर के लोग हरा देते हैं और हार जाता है। इसलिए सेपरेट इलेक्टोरल भी आज हमारा रिपब्लिक डेमोक्रेटिक का एक डबल मांग होना चाहिए, और जब तक ये नहीं होगा तब तक हमारा विकास नहीं होगा। इसलिए समान स्कूलिंग सिस्टम, कॉमन स्कूलिंग सिस्टम और फिर ये सेपरेट इलेक्टोरल, ये भी हमारे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का एक अंग है। अगर ये नहीं होगा तो ये हिंदू रिपब्लिक में तो ये हो ही नहीं सकता है। इसलिए हम लोग हिंदू रिपब्लिक का यहाँ पर घनघोर विरोध करते हैं और कोशिश करेंगे, और सब लोगों से अनुरोध करते हैं कि इस मर्म को समझना चाहिए और हिंदू रिपब्लिक नहीं हो। इसके लिए छोटी मोटी अगर झगड़ा हो, छोटी मोटी कोई मतभेद बात हो तो भुला करके एक हो करके ऐसा करना चाहिए कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक स्टैब्लिश्ड हो, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, समाज को आगे बढ़ा सकते हैं, राज्य को बढ़ा सकते हैं। और नहीं तो आज 75 साल तो गुजर गए, 75 साल गुजरने के बाद भी हमारी स्थिति कहाँ है। आज कहा जाए सर जस्टिस महोदय, आज लिटरेसी रेट जो अगर बैकवर्डनेस का कारण पैरामीटर मानते हैं तो आज 76 से 80% जनरल लिटरेसी रेट है हिंदुस्तान का, लेकिन शेड्यूल कास्ट का कितना है सर? 30% है। अगर शेड्यूल कास्ट में भी अगर जातिवाद की बात करते हैं, जिसको महादलित कहते हैं, तो उनका लिटरेसी रेट 7% है, 7।
और महिलाओं की बात अगर करते हैं तो 3% है। तो यही तो मेरा विकास है। तो 75 साल में मेरा यही तो विकास हुआ है। तो इसीलिए बाबा अम्बेडकर की वो बात कि सबको पढ़ाओ, और फिर पॉलिटिकल हथकंडा तभी मिलेगा जब सेपरेट इलेक्टोरल होगा, तभी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कायम होगा। इसलिए हम अनुरोध करना चाहते हैं इस परिचर्या के माध्यम से कि हिंदू रिपब्लिक किसी भी परिस्थिति में न आवे, इसके लिए हम लोगों को लड़ना चाहिए, एक होना चाहिए, और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक आवे, इसके लिए हम लोगों को अगर कहीं अपना मनमुटाव कोई विषयांतर बात भी हो तो उसको आत्मसात करके एक हो करके पॉलिटिकल निर्णय लेना चाहिए। इसलिए कि अम्बेडकर साहब ने कहा था कि पॉलिटिक्स एक चाबी है और विकास ताला है, बिना चाबी के ताला नहीं खुल सकती। उसी प्रकार से बिना राजनीति के हमारा विकास नहीं हो सकता। इसीलिए बाबा साहब ने डबल लिबर्टी की बात कही थी। तो इसलिए हम अकरम साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इस विषय पर हिम्मत किया है। कल पेपरों में पता नहीं क्या क्या बातें आएगी, और कभी कभी ऐसा होता है कि लेसर इविल्स की बात आती है। हम जान रहे हैं कि ये भी बहुत गड़बड़ आदमी है। तो अभी मैंने कहा ना कि एक तरफ हिंदुइज्म है तो दूसरे तरफ कास्टिज्म है। हम लोग को चुनना होगा, हमको चुनना होगा। कास्टिज्म हम समझते हैं मोर डेंजरस देन हिंदुइज्म, हम कर सकते हैं। इसीलिए इस विषय पर भी ध्यान देना चाहिए और इसको लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। यही कहते हुए इस परिचर्या में हमको अपने आने का मौका मिल दिया और मुख्य से क्या कहते हैं अतिथि बनाया। ये तो हमको तो यही लगता है कि क्यों इस नाचीज को, इस बुद्धू आदमी को बनाने का काम हमने किया है, ये आपका बड़प्पन है। हम तो उस लायक नहीं थे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।